नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये 15वां लेक्चर है जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। इसमें हम जानेंगे संसद के जो भी सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सब के बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो संसद का टॉपिक होता है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है इंडियन पॉलिटी की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो संसद है भारत का यानी पार्लियामेंट है, इसके 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। लेकिन अगर हम सदनों की बात करें तो फिर संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है संसद का, और लोकसभा जो कि निम्न सदन कहलाता है संसद का। और अंग कितने हैं संसद के? तो 3 अंग हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति क्या है? एक संवैधानिक पद है भारत में। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है। तो इसलिए अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों कहा गया है, क्योंकि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी विधेयक जब लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है, और उसके बाद फाइनल स्वीकृत कौन देता है उस विधेयक को? जो फाइनल हस्ताक्षर पढ़ते हैं उस विधेयक में, वो राष्ट्रपति के पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति भले ही किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो संसद का एक प्रमुख अंग होता है। और किसी भी सदन को जब वो लोकसभा में भी पारित हो जाता है, राज्यसभा में भी पारित हो जाता है, तो फाइनल स्वीकृति जो मिलती है वो किसकी मिलती है? राष्ट्रपति की मिलती है। साथ साथ राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे दोनों सदनों का अगर क्या करना है, संयुक्त अधिवेशन बुलाना है, साथ ही साथ यदि सत्र को आहूत करना है यानी सत्र को बुलाना है, और सत्र को सत्रावसान करना है, तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति एक प्रमुख अंग है संसद का। राष्ट्रपति के बारे में हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, तो उसके बारे में आप वहां से काफी डिटेल्स में देख सकते हैं। हर चीज राष्ट्रपति के बारे में बताई गई है। आज हमारा जो विशेष टारगेट रहेगा, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 79 में उल्लेख मिलता है संसद का। संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आर्टिकल 79 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की संरचना। राज्यसभा और लोकसभा में क्या क्या अंतर है, साथ ही साथ राज्यसभा के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट और लोकसभा के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया है ये राज्यसभा का एक तालिका यहाँ पे बना रखी है, ताकि आपको यहाँ पे याद करने में और समझने में बड़ी ही आसानी हो सके। और लोकसभा का ये है। तो जो राज्यसभा का विवरण मिलता है, राज्यसभा की जो संरचना के बारे में विवरण मिलता है, वो अनुच्छेद 80 में मिलता है। जबकि लोकसभा के बारे में कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 81 में। अनुच्छेद 81 संबंधित है लोकसभा से, और आर्टिकल 80 जो कि संबंधित है राज्यसभा से। अब देखो, राज्यसभा ये कभी भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा ऐसा सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। जबकि लोकसभा क्या है? भंग हो सकता है 5 वर्ष पहले। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है? तो 5 वर्ष पहले ये कभी भी भंग हो सकता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल इसीलिए अनंत होता है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पे अभी आपको, कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कैसा होता है? अनंत होता है। तो अनंत होता है इसलिए क्या है? कभी ये भंग नहीं होता है। अब इसका जो कार्यकाल अनंत क्यों होता है, ये भंग क्यों नहीं होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है राज्यसभा सदस्यों का, वो प्रत्येक 2 साल में होता है। प्रत्येक 2 साल में, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं, प्रत्येक 2 साल में क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है। और 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का चयन किया जाता है प्रत्येक 2 साल में। अब सपोज यहाँ पे थोड़ा नीचे आओ, यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। माना सपोज 3 सदस्य हैं, ठीक है? ABC और DEFGHI, ये क्या है? राज्यसभा के सदस्य हैं। ये 9 सदस्य हैं। अब जो ABC है, इनका निर्वाचन, इनका चुनाव है, ये चुनाव लड़े राज्यसभा के लिए, और इनको चयनित मतलब निर्वाचित किया गया राज्यसभा के लिए 2001 में। फिर 2 साल बाद चुनाव हुआ तो 2003 में इनका चयन हुआ, और फिर 2 साल बाद चुनाव हुआ तो 2005 में इनका चयन हुआ। अब देखो, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। यानी जो ABC ये 3 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल हो जाएगा प्लस 6, कितना हो जाएगा? कहां तक इनका कार्यकाल होगा? 2007 तक। इनका होगा 2009 तक, और इनका हो जाएगा 2005 और 6 2011 तक। तो देखो, अब देखो, इनका कार्यकाल पूरा हुआ,
ठीक है। तो इनकी जगह 3 अन्य नए सदस्य आएंगे, या यही निर्वाचित होकर आएंगे। तो अभी भी ये दो जो ये क्या है, ये 6 सदस्य जो हैं वो अभी भी क्या है, 2003 से लेकर 9 तक और 5 से लेकर 11 तक अभी भी ये संसद में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि 2007 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और 2007 में क्या है, राज्यसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में अभी भी क्या है, ये 6 सदस्य बैठे हुए हैं। अब इनका कार्यकाल अगर 2009 में क्या हो गया, खत्म हो गया, तो 2009 में अभी देखो यहाँ पे चुन के आएंगे 2007 में कोई, तो 2007 और 6 13 में 13 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो 2009 में भी क्या है, राज्यसभा भंग नहीं होगी। और इनका कार्यकाल 2011 में समाप्त हो रहा है, तो 2011 में तब तक 13 तक तो इनका यहाँ पे, फिर अगले जो सदस्य आएंगे इनका, इन वालों का क्या रहेगा, 9 से 15 तक होगा, 2015 तक। तो इसीलिए राज्यसभा क्या नहीं होती है, भंग नहीं होती है कभी, क्योंकि यहाँ पे जो निर्वाचन किया जाता है सदस्यों का, प्रत्येक 2 साल में किया जाता है। 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 साल में होता है। जबकि लोकसभा में क्या होता है, निर्वाचन होता है 5 साल में। ठीक है, निर्वाचन कब होता है, 5 साल में। और प्रत्येक 5 साल में क्या होती है, जो लोकसभा होती है वो भंग कर दी जाती है 5 साल बाद, और 5 साल बाद फिर नए निर्वाचित सदस्य, मतलब कुल मिला के जो नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये भंग हो सकती है और ये भंग नहीं हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे, अब ये भंग नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है, स्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता है। और लोकसभा ये अस्थायी सदन है, क्योंकि भले ही इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये 5 वर्ष से पहले भी क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। क्योंकि यदि सरकार अल्पमत में आ जाती है तो सरकार गिर जाती है, और किसी भी सरकार का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, वो उसे पूरा नहीं कर पाती है, तो इसीलिए उससे पहले क्या हो जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो ये एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को देखो, राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि स्थायी सदन है इसलिए इसको उच्च सदन कहा गया है। जबकि ये निम्न सदन है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रिलेटिव करके क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। राज्यसभा द्वितीय सदन कहलाता है और लोकसभा कहलाता है प्रथम सदन। प्रथम सदन एक्चुअली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं ये निर्वाचित, डायरेक्ट निर्वाचित होके, प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं जनता द्वारा। जबकि राज्यसभा में प्रत्यक्ष रूप से वो सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सदन होता है वो लोकसभा होता है, तो इसीलिए इसको प्रथम सदन यहाँ पे कहा गया है। अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी राज्यसभा में वो कितनी होगी, 250। जबकि अधिकतम सदस्य संख्या होगी लोकसभा में 552 होगी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो राज्यसभा में यहाँ पे 245 क्या है, सदस्य संख्या है, और वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो है 545। अब देखो कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। ऑप्शन दिया रहेगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या अनंत। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 वर्ष कर देते हैं यहाँ पे, 6 वर्ष। लेकिन 6 वर्ष ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जो 6 वर्ष कार्यकाल होता है वो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, वो होता है अनंत। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये हमेशा क्या है, स्थायी सदन है, इसलिए इसका कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसका कार्यकाल क्या है, अनंत है। जबकि जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष होता है। लेकिन लोकसभा 5 वर्ष से पूर्व भी क्या की जा सकती है, भंग की जा सकती है, क्योंकि यदि सरकार अल्पमत में आ गई तो सरकार वहां पे गिर जाती है और लोकसभा भंग कर दी जाती है। तो लोकसभा का कार्यकाल क्या है, अधिकतम 5 वर्ष, और इससे पहले ये कभी भी भंग की जा सकती है। और जो ये कार्यकाल है ना, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, यानी संसद के सदनों की जो अवधि दी गई है वो आर्टिकल 83 में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 83 में, अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष और राज्यसभा का है अनंत। अब ये आप ये मत समझ जाना है यहाँ पे कि इसका अनुच्छेद 80 में ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद 80 में नहीं है और ये सारे अनुच्छेद 81 में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिलेटिव करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ताकि आपको याद बड़ी आसानी से हो सके, इसलिए इस टेबल में जो भी संरचना है राज्यसभा और लोकसभा की उनको एक साथ, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है राज्यसभा और लोकसभा के, उनको एक साथ इस तालिका में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये इस वाली तालिका में जो है ये, इसको आप ये मत समझ जाना कि ये अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 का मतलब ये है यहाँ पे कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, और अनुच्छेद 81 का मतलब है कि लोकसभा की संरचना का जो उल्लेख मिलता है वो 81 में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कार्यकाल तक तो हो गया। अब यहाँ पे सदस्यों की आयु, तो जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए,
यानी 30 वर्ष वो पूरी कर चुका हो तब जाके वो राज्यसभा का सदस्य बनता है। और जो लोकसभा का सदस्य बनता है उसके लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा के लिए चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष वो पूरी कर चुका हो। अब देखो इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पे ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं डायरेक्ट जनता क्या करती है, इनको वोट डालती है और जनता द्वारा ये डायरेक्ट चुने जाते हैं, इसलिए इनका निर्वाचन कहा जाता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा क्या है इनका चुनाव होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका प्रत्यक्ष क्या नहीं होता है, मतदान नहीं होता है, ये चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष द्वारा। अभी अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो कुल मिला के जब डायरेक्ट जनता चुनाव नहीं करती है तो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अब इनका चुनाव कौन करता है, तो इनका चुनाव करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखो जनता किसको चुनती है, जनता चुनती है विधानसभाओं के सदस्यों को, और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है जो जनता द्वारा चुने गए हैं वो फिर किसका चुनाव करते हैं, वो करते हैं यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, इनका जो निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का वो किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो जब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तो इस समय इनके निर्वाचन में किस प्रणाली का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो है यहाँ पे एकल संक्रमणीय राष्ट्रपति। जब मैंने आपको बताया था वहां पर मैंने इस प्रणाली के बारे में काफी डिटेल्स में आपको बताया था, एकल संक्रमणीय आनुपातिक। यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है मत प्रणाली। अब जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी उनका निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, जबकि जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है उनका भी यहाँ पे एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। लेकिन एक और चीज है, गुप्त मतदान या खुला मतदान। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है गुप्त मतदान, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, यहाँ पे खुला मतदान होता है, खुला मतदान प्रणाली। ठीक है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का आपको बताया था गुप्त मतदान होता है, लेकिन इनका कैसा होता है दोस्तों, खुला मतदान होता है। अब जो लोकसभा के सदस्य हैं तो प्रत्येक 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा के, लेकिन जो राज्यसभा है राज्यसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में। अभी 2 वर्ष में कैसे होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको ऊपर बता दिया गया है 6 साल होता है। कितना होता है, 6 साल होता है। और प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष में। आपको ऊपर मैंने काफी डिटेल्स में समझा दिया है कि क्यों यहाँ पे राज्यसभा का जो सदन है वो क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी इसीलिए होता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसका चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष में। और जो 1/3 सदस्य है यानी सदस्य संख्या की 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब देखो यहाँ पे है संसद का सदस्य बनने हेतु अर्हता। ये मिलता है आर्टिकल 84 में, अनुच्छेद 84 में है, दिया गया है संसद का सदस्य बनने के लिए अर्हता। लेकिन आर्टिकल 83 में क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। तो लोकसभा की जो अवधि है 5 वर्ष है, जबकि राज्यसभा क्या है, अनंत है। मतलब राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती है, भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनंत होता है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 83। अब आर्टिकल 84 क्या कहता है, संसद का सदस्य बनने हेतु अर्हता। तो संसद का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आयु कितनी चाहिए, तो जो राज्यसभा का सदस्य बनेगा उसके लिए चाहिए 30 वर्ष आयु वो पूर्ण कर चुका हो, जबकि जो लोकसभा का सदस्य बनेगा वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो आयु क्या है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष रखी गई है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे संसद द्वारा बनाई गई अर्हता को पूर्ण करता है। एक्चुअली संसद को ये अधिकार दिया गया है, संसद को ये शक्ति दी गई है आर्टिकल 84 के माध्यम से कि संसद क्या कर सकता है, कुछ नियम बना सकता है, कुछ यहाँ पे क्या कर सकता है, अर्हता मतलब कुल मिला के सदस्य की अर्हता के लिए कुछ नियम कानून बना सकता है, वो संसद पर निर्भर करता है। तो संसद द्वारा जो भी बनाई गई अर्हता है उसको यदि पूर्ण करता है कोई भी सदस्य, तो वो क्या बन सकता है, संसद का सदस्य बनने लायक है, वो बिल्कुल अर्ह है यहाँ पे संसद का सदस्य बनने के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और अब जानते हैं संसद के अधिकारी, संसद में कौन कौन बैठे रहते हैं।
जो मुख्य व्यक्ति होते हैं। तो देखो संसद के यहाँ पे दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा यहाँ पे निम्न सदन है। तो राज्यसभा में कौन कौन होते हैं? सभापति होता है, एक होता है उपसभापति और एक होता है महासचिव। जबकि लोकसभा में कौन कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, और एक होता है महासचिव। इनके बारे में जानते हैं हम, काफी डिटेल्स में इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राज्यसभा में जो भी प्रमुख अधिकारी होते हैं, जो भी प्रमुख व्यक्ति बैठे रहते हैं। तो राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी क्या कहलाता है? राज्यसभा का सभापति कहलाता है। और आर्टिकल 89 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल्स में बता रखा है, कैसे इसका कार्यकाल होता है, निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन पद्धति क्या होती है। तो वो आप वहां पे अगर देखेंगे तो वहां पे सारी डिटेल्स मैंने वहां पे आपको बता रखी है, और आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, तो आपको इसके बारे में अधिक जानने का फिर क्या नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो कार्यकाल इसका कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। और ये त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति, या जो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का वो देता है राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो सैलरी किस चीज की लेता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो सैलरी उपराष्ट्रपति की नहीं लेता है, बल्कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसको सैलरी दी जाती है। उपराष्ट्रपति की उसको कभी भी सैलरी नहीं दी जाती है। उसको जो वेतन मिलता है वो किस चीज का मिलता है? वो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। अब जो ये सभापति होता है राज्यसभा का, ये अपने पद से कब हट सकता है? तो सभापति तभी हटेगा जब उपराष्ट्रपति क्या देगा? त्यागपत्र देगा, क्योंकि सभापति कौन है? वो उपराष्ट्रपति है। और जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा या उपराष्ट्रपति अपना क्या देता है? त्यागपत्र देता है, तो सभापति भी अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि सभापति स्वयं क्या है? उपराष्ट्रपति ही है। तो उपराष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे उसके विरुद्ध हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। राज्यसभा में ही वो प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में भी उसको ले जाया जाता है। वो सारी चीजें मैंने आपको उपराष्ट्रपति वाली जो वीडियो थी उसमें बता रखी है। अब यहाँ पे जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जब पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो इसकी शक्तियां क्या होती हैं। तो एक तो ये निर्णायक मत देता है। क्या देता है यहाँ पे? निर्णायक मत। देखो ये सामान्यतः मत नहीं दे सकता है। माना सपोज कोई भी विधेयक पारित हो रहा है राज्यसभा में। अब राज्यसभा में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष विधेयक के पक्ष में होता है और एक विधेयक के विपक्ष में होता है। तो यदि क्या हो गया, सामान्यतः जो क्या होते हैं विधेयक होते हैं प्रस्ताव हो जाते हैं, जब वो क्या होते हैं पारित हो जाते हैं सामान्यतः जो विधेयक। तो अगर कोई भी विधेयक माने क्या है, यहाँ पे टोटल 10 सदस्य हैं, यहाँ पे 6 और 4 के बहुमत से क्या हो गया? पारित हो गया। तो ये तो सामान्यतः विधेयक हो गया। कई बार क्या होता है कि दोनों में क्या होता है 5 क्या होते हैं प्रस्ताव के पक्ष में है और 5 सदस्य क्या है यहाँ पे प्रस्ताव के विपक्ष में है। तो अब निर्णय कौन लेता है? अब निर्णय लेता है यहाँ पे सभापति। ये देता है फिर यहाँ पे निर्णायक मत। तो यदि ये विधेयक के पक्ष में अपना मत देता है तो विधेयक के पक्ष में टोटल हो गए 6 मत और ये विधेयक पारित हो गया। लेकिन यदि विधेयक के विपक्ष में इसने मत दे दिया है तो विपक्ष में हो गए 6 मत, तब जाके विधेयक पारित नहीं होगा। तो निर्णायक मत यदि क्या है बराबरी हो गई है, जो वोट होते हैं, जो आपके प्रस्ताव होता है विधेयक प्रस्ताव, उसमें अगर मतों की हम बात करें बराबर मत हो जाते हैं तो अपना निर्णायक मत कौन देता है? फिर राज्यसभा का सभापति देता है। लेकिन दोस्तों यदि जो उपराष्ट्रपति या कुल मिला के जो राज्यसभा का क्या है सभापति है, इसको यदि हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, क्या तब ये निर्णायक मत दे सकता है? तब ये निर्णायक मत नहीं दे सकता है, क्योंकि तब ये सभापति नहीं है, क्योंकि इसको हटाने का वहां पे क्या चल रहा है? प्रस्ताव लाया जा चुका है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देता है। बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं उपसभापति की। तो अब देखो यहाँ पे जो उपसभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य होता है। सभापति राज्यसभा का क्या नहीं होता है? सदस्य नहीं होता है, क्योंकि सभापति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। तो उपराष्ट्रपति स्वयं क्या नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन जो उपसभापति है ये राज्यसभा का सदस्य होता है और अनुच्छेद या आर्टिकल 89 के 2 में ये उल्लेख दिया गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके दायित्व है कि वो यथाशीघ्र क्या करेंगे? सदन के किसी सदस्य को, ठीक है, सदन के किसी भी सदस्य को
मतलब अपने आप में से वो क्या करेंगे, किसी सदस्य को क्या बना देंगे, उपसभापति बना देंगे। तो इसका निर्वाचन कौन करता है, सदन के सदस्यों द्वारा ये निर्वाचित किया जाता है। और ये सदन के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, उपसभापति बनाते हैं। इसका विवरण मिलता है आर्टिकल 89 के 2 में। और ये राज्यसभा का जो सभापति है वो 89 के 1 में इसका उल्लेख मिलता है। अब देखो, ये जो उपसभापति होता है वो सभापति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो सदस्य है राज्यसभा का, और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी, ना कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ इसको उपराष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति या जो सभापति है राज्यसभा का। समझ गए। अब देखो, इसका पद रिक्त कब हो सकता है, जो उपसभापति है, तो या तो इसका कार्यकाल पूरा हो गया है, या सभापति को ये लिखित अपना क्या देता है, त्याग पत्र देता है। उपसभापति त्याग पत्र किसको देता है, सभापति को। और तीसरा जो है वो है आपका, यदि राज्यसभा में उसको हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया है, लेकिन बहुमत के भी 14 दिन पूर्व इसको सूचित करना होता है। अगर देखो, हटाने का प्रस्ताव जिसके विरुद्ध भी लाया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो उपसभापति हो, इनको 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए, लिखित सूचित किया जाता है, और तब जाके इनके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। तो 14 दिन काफी इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, ये आपको नोट करना है। तीसरा होता है दोस्तों महासचिव। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे महासचिव है, सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, और तीसरा है महासचिव। तो जो महासचिव है, चाहे वो आपका राज्यसभा का है या आपका लोकसभा का है, इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 98 में, अनुच्छेद 98 में। यानी अनुच्छेद 98 कहता है कि सदन में क्या होना चाहिए, दोनों मतलब जो कुल के संसद है उसके दोनों सदनों में एक एक महासचिव होना चाहिए। राज्यसभा का भी महासचिव होता है, लोकसभा का भी महासचिव होता है, और दोनों को उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 98 में। ये अधिकतम 60 वर्ष तक इसकी आयु होती है। 60 वर्ष तक ये क्या कर सकता है, 60 वर्ष की आयु तक इस पद पर ये बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है, फिर वो महासचिव यहाँ पे नहीं बन सकता है। और महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो राज्यसभा का क्या होता है, महासचिव होता है, उसकी नियुक्ति करता है राज्यसभा का सभापति। और जो लोकसभा का महासचिव होता है, इसकी नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, महासचिव भी हो गया दोनों का। ठीक है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा में कौन कौन होते हैं, तो पहले आता है प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी आम चुनाव होता है, तो उसके बाद प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है जनता द्वारा। और फिर जब लोकसभा में वो निर्वाचित होकर जाते हैं, जब उनकी पहली बैठक होती है, तो वहां पे न कोई अध्यक्ष होता है, न कोई उपाध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो ये सदस्य हैं लोकसभा के, क्या है ये सदस्य, इनमें से किसी एक जो क्या है वरिष्ठ सदस्य है, उसको अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष नियुक्त करता है। ठीक है, सदन का अध्यक्ष, लेकिन किस तौर पर, अस्थायी रूप से। किसको, सदन के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को। और ये व्यक्ति क्या करता है, ये जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके मुख्य 2 कार्य हैं। नंबर 1 क्या है, जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, उनको ये शपथ दिलाता है। शपथ दिलाता है किसको, सदस्यों को। ठीक है, और इसका जो दूसरा कार्य है वो क्या है, इसका लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, समझ गए आप। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये वरिष्ठ सदस्य होता है, और राष्ट्रपति इसीलिए इसको नियुक्त करता है ताकि तब तक के लिए शपथ दिला सके। क्योंकि अगर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, वो पहले क्या कर लेता है, सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं। जब तक वो शपथ नहीं लेंगे, फिर वो अध्यक्ष कैसे बन सकेंगे कोई भी सदस्य ना। तो शपथ लेने के लिए, शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। ये एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में तब तक के लिए क्या करता है, जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है, तब तक के लिए ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है, अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 93 में।
लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। और इसका निर्वाचन कैसे किया जाता है, तो सदन के सदस्यों द्वारा। सदन के सदस्य क्या करते हैं, आपस में से किसी एक सदस्य को क्या कर देंगे, यहाँ पे एक सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित कर देते हैं। तो निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का सदन के सदस्यों द्वारा। लेकिन इसके निर्वाचन की जो तिथि होती है, निर्वाचन तिथि, वो कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कब किया जाएगा। तो तिथि, निर्वाचन तिथि राष्ट्रपति द्वारा ये निर्धारित की जाती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप देखो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसका पद रिक्त कब हो सकता है, तो इसका पद रिक्त हो सकता है या तो कार्यकाल पूरा हो गया है, क्योंकि लोकसभा का अगर कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है और फिर नए आम चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन किया जाता है। दूसरा क्या है, यदि त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र किसको देता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देता है, ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा, उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है, तो वो देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। दूसरा कारण है यदि इसको पद से हटाया जाए। अब पद से हटाने के लिए लोकसभा के सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन उससे 14 दिन पूर्व इसको सूचित करना पड़ता है लोकसभा के अध्यक्ष को, तब जाके इसको अपने पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य बहुमत से प्रस्ताव यहाँ पे पारित करते हैं लोकसभा में। अब देखो, सपोज किसी लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है या संकल्प क्या है वहां पे विचाराधीन है, तो उस अवधि में उसे सदन की बैठक में एक सामान्य सदस्य के समान उपस्थित होने और बोलने या वो मत दे सकता है, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या है, सदस्य है वहां का, लोकसभा का सदस्य। तो सदस्य के रूप में वो अपना मत दे सकता है, लेकिन ये निर्णायक मत नहीं दे सकता है। जैसे वहां पे राज्यसभा मैंने आपको बताया था कि वहां पे सभापति क्या देता है, निर्णायक मत देता है। तो ये भी क्या देता है, जब तक ये लोकसभा अध्यक्ष है तब तक ये निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत कब देता है, जब निर्णायक स्थिति आ जाए, यानी कोई विधेयक यदि बराबर मतों से क्या हो रहा है, बराबर मत मिले हैं किसी विधेयक को, तो अंतिम जो निर्णायक मत उस विधेयक को पारित करने के लिए अंतिम निर्णायक मत फिर कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष देता है। लेकिन जब इसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, वो लोकसभा में बैठ सकता है, वहां पे क्या कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, सामान्य सदस्य के रूप में अपना मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता है, क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष अब नहीं रहा है। इसको हटाए जाने की क्या चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन में जो भी बैठकें होती हैं सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरा, यहाँ पे सदन की बैठकों के लिए गणपूर्ति न होने पर सदन को स्थगित करता है। अब देखो, गणपूर्ति क्या होती है, सदन के, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यानी सदन में क्या होना चाहिए, सदस्यों की जो कुल संख्या है, लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है उसका 10 भाग सदन में उपस्थित होना चाहिए। अगर सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग क्या है, सदन में प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो फिर लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, सदन को स्थगित कर देता है। तो सदन की बैठकों के लिए गणपूर्ति न होने पर, ठीक है, गणपूर्ति किसे कहते हैं, इसे कहते हैं सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो गणपूर्ति न होने पर सदन को स्थगित कर देता है। उसके बाद विधेयक पर बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है। मान सपोज कोई विधेयक आ गया, ठीक है, विधेयक आ गया और टोटल अभी अगर क्या है, सदन में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, 50% वोट पड़ गए पक्ष में और 50% वोट पड़ गए विपक्ष में, मतलब क्या है, किसी भी विधेयक के। तो अब ये पारित कैसे होगा, तो जो निर्णायक मत देगा वो कौन देगा, फिर लोकसभा का अध्यक्ष देगा। अगर ये निर्णायक मत देता है पक्ष में तो फिर पारित हो जाएगा, और अगर ये निर्णायक मत विपक्ष में देता है तो फिर फिर जो विधेयक है वो पारित नहीं हो पाएगा। तो विधेयक पर बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत कौन देता है, तो वो देता है लोकसभा का अध्यक्ष। कहां देता है, लोकसभा में। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में दे देगा, राज्यसभा में देता है सभापति, लोकसभा में देता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखो, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले ये समझना होगी संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। मैंने आपको राष्ट्रपति जब बताया था वहां पे राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। ये होता है दोनों सदनों का अधिवेशन, यानी यदि किसी कारणवश दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में किसी
मुद्दे पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये की जाती है दोस्तों यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये प्रमुख शक्तियां हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा उपाध्यक्ष, इसका निर्वाचन भी देखो, इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 93 में, ठीक है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 93 में। तो उसी में उल्लेख मिलता है लोकसभा का भी एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। और इसका निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य ही इसका निर्वाचन करते हैं, जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो सदस्य अपने में से एक क्या चुनते हैं, एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अब देखो, लोकसभा उपाध्यक्ष त्याग पत्र यदि उसको देना होगा, किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा का अध्यक्ष यदि किसी को त्याग पत्र देता है तो वो किसको देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष क्या करता है, जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं है या उसका पद रिक्त है तो अध्यक्ष की कार्यवाही संभालता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी होगी। बाकी सारी प्रोसेस, इसका कार्यकाल या उसको पद से हटाने की प्रक्रिया, वो उसी की तरह होती है लोकसभा अध्यक्ष की तरह। लोकसभा उपाध्यक्ष की जो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया होती है वो किसकी तरह होती है, लोकसभा के अध्यक्ष की तरह। तो यहां तक आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और महासचिव, ठीक है, जो महासचिव है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अनुच्छेद 98 में उल्लेख दिया गया है कि संसद के सदन, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उनका एक क्या होगा, महासचिव होगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे संसद में नेता कौन कौन होते हैं, संसद के नेता। तो देखो यहाँ पे एक होता है सदन का नेता, एक होता है नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता, और एक होता है व्हिप या सचेतक। ये क्या क्या होते हैं, इनको समझते हैं जरा। तो जो सदन का नेता होता है वो जनरली कौन होता है, सामान्यतः वो होता है प्रधानमंत्री। देखो, सदन का नेता उसी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। जिस सदन का नेता, लोकसभा में सदन का नेता होता है और राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है। अब कई बार, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब कई बार क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है बल्कि राज्यसभा का सदस्य होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य है चाहे वो लोकसभा का सदस्य है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का क्या है, सदस्य है, वो प्रधानमंत्री बन गया है तो फिर लोकसभा में सदस्य कौन होगा, तो प्रधानमंत्री क्या करता है, किसी भी नेता को या किसी मंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है सदन का नेता बनने के लिए। तो ये कुल मिला के ये पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री की पास है। और उसी प्रकार से एक राज्यसभा में क्या होता है, सदन का नेता होता है। लेकिन सामान्यतः यदि प्रधानमंत्री क्या है, लोकसभा का सदस्य है, तो लोकसभा में क्या होगा, सदन का नेता कौन होता है, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है। अब जो दूसरा यहाँ पे विपक्ष का नेता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो विपक्ष का नेता होता है, संसद के दोनों सदनों में होता है विपक्ष का एक एक नेता। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए सदन में सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है, क्योंकि विपक्ष का नेता किसका होता है, विपक्षी पार्टी का होता है, तो सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके सदस्य सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होने चाहिए। मान अगर हम बात करें, देखो अभी क्या है, वर्तमान में 545 सीटें हैं टोटल लोकसभा की, 545 सीटें हैं, यानी 545 में से 55 सीटें होनी चाहिए विपक्ष के पास, तब जाके उसका क्या बन सकता है, विपक्ष का नेता बन सकता है। अगर विपक्षी पार्टी के पास 55 सीटें नहीं है तो फिर उसका विपक्ष का नेता नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें वर्ष 2019 में जो चुनाव हुए 17वीं लोकसभा के, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। तो कांग्रेस के पास जो लोकसभा में सदस्य की संख्या थी टोटल 52, 55 नहीं है ना, यानी विपक्ष का नेता बनने के लिए सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सदस्य सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, जो कि कांग्रेस के पास इस समय 2019 में जब चुनाव हुए 17वीं लोकसभा के, तो कांग्रेस के पास 1/10 भाग नहीं है सदन की कुल सदस्य संख्या का। कांग्रेस के पास 52 सीटें हैं, जबकि होने की कितनी चाहिए थी, 55 सीटें होनी चाहिए थी। तो इसीलिए वर्तमान की जो लोकसभा है वहां पे कोई भी क्या है, विपक्ष का नेता नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ही मैंने अच्छा खासा दे दिया आपको कि इस समय विपक्ष का नेता क्यों नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास 55 सीटें नहीं है, यानी कुल सदस्य जो कि सदन के कुल सदस्य हैं उसका 1/10 भाग उनके पास नहीं है। और अब देखो यहाँ पे तीसरा क्या होता है, यहाँ पे तीसरा होता है व्हिप या सचेतक।
ये क्या होता है, एक और चीज, हाँ, जो विपक्ष का नेता होता है, जब विपक्ष का नेता बनता है कोई, तो उसके पास सारी, जो कैबिनेट मंत्री के पास, जो कैबिनेट मंत्री को वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, वो भी विपक्ष के नेता को दिए जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा है व्हिप या सचेतक। इसका मुख्य जो जिम्मेदारी होती है, प्रत्येक पार्टी का एक सदन में क्या होता है, व्हिप या सचेतक होता है, और इसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखना। ये व्हिप या सचेतक का मुख्य कार्य होता है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पे सदन के नेता हो गए, और साथ ही साथ आपके संसद के जो भी अधिकारी हैं, राज्यसभा, लोकसभा, सभापति, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आज चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। और यदि आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।